नमस्कार। आज हम बच्चों 9th और 10th क्लास में अर्थशास्त्र में एक लेसन के बारे में बात करेंगे। संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेस, इस पार्ट को हम देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स दो तरह के होते हैं। तो लायबिलिटीज़ क्या है? जब कोई भी, आप मान लो कि आप बच्चे हो, आप पर, आपकी जिम्मेवारी आपके माता पिता पर है, वो आप पर खर्च करते हैं, आपको पढ़ाते हैं और आपकी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो आप एक तरह से लायबिलिटीज़ हो उन पर। और जब आप बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, अच्छा कमाओगे, उनकी हेल्प करोगे, उन्हें सहारा दोगे, तो आप एक एसेट के रूप में हो। तो लायबिलिटीज़ और एसेट संसाधनों के रूप में हम देखते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव को देखा जाता है एक संसाधन के रूप में। जब हम किसी देश की जो नेशनल इनकम है उसकी गणना करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे मुख्य रूप से हमारे लिए मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मानव ही, लोग ही हैं जो बाकी संसाधनों को इकट्ठा करके और प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए लेबर, हम मानव के संसाधन के रूप में ह्यूमन कैपिटल को देखते हैं। तो जिस देश में हम अगर नॉर्मली देखें तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये मान के चलते कि मानव संसाधन ज़्यादा है, लेकिन वो संसाधन कैसा है, किस रूप में है, उसको हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्या एसेट के रूप में है या लायबिलिटीज़ के रूप में है। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, या बीमार, अपंग या बेरोज़गार जो है, वो एक तरह से लायबिलिटीज़ बन जाते हैं उस देश में। वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ पॉपुलेशन अगर हेल्दी है, एजुकेटेड है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है, तो पीपल विद स्किल्ड एंड नॉलेज पीपल, दे विल काउंट इन नेशनल इनकम, दे विल काउंट इन एज ए एसेट इन ए नेशनल इनकम। अब यहाँ जिक्र आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ यानी क्रियाएं। किसी भी देश की जो नेशनल इनकम उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ, कोई ना कोई जो लोग हैं, मानव हैं, वो कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। वो कैसी क्रियाएं हैं, क्या एक्टिविटीज़ है जिनसे वो कमाते हैं। तो यहाँ 3 तरह की एक्टिविटीज़ हम देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी कि प्राइमरी जो है वो फर्स्ट लेवल पे, जिसमें हम एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आता है। दूसरा सेकेंडरी, जो कि प्राइमरी मतलब सीधा नेचर से जब हम चीज़ों को लेते हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर जब हम इंडस्ट्री या मशीन्स के द्वारा हम उत्पादन करते हैं, तो वो सेकेंडरी में आता है। तो सेकेंडरी में ज़्यादातर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। तीसरी श्रेणी में टर्शियरी एक्टिविटीज़, यानी वो सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी क्षेत्र हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट जो भी है, तो ये सब आ जाता है आपका टर्शरी सेक्टर में, इनसे कमाई जाने वाली इनकम। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये फिर हम दो तरह से इनको डिवाइड करते हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। यानी कि मार्केट एक्टिविटी में राष्ट्रीय आय में जो कंट्रीब्यूट करती हैं उनको हम मार्केट एक्टिविटी में कहते हैं। जैसे कि आप समझ लो, छोटा सा एग्जांपल है, घर में आपकी मम्मी काम करती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। वो कितना ही काम कर ले, उसके बदले में ना तो कोई पारिश्रमिक लेती है, वो अपनी इच्छा से कर रही हैं, तो उसका कोई पारिश्रमिक नहीं लेती। जबकि वही काम अगर कोई बाहर का व्यक्ति करे आपके घर में आके, तो हमें उसका पारिश्रमिक देना पड़ता है, वो कमा रहा है, तो वो आती है मार्केट एक्टिविटी में। इसी तरह एक्टिविटीज़ लीगल और इलीगल भी हो जाती है। इलीगल एक्टिविटीज़ को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो ये जो है, ये प्रॉफिट या सैलरी के लिए जो काम किया जाता है वो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये एक्टिविटीज़ करते हुए जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, जो कमाई जाती है किसी देश के ज़्यादातर व्यक्तियों के द्वारा, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। अब इन एक्टिविटीज़ में किस तरह की हम दूसरे देखते हैं, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उनकी, मतलब कैसा जीवन यापन है। तो ये एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे हैं, क्या वो एजुकेटेड है, क्या हेल्दी है। अब यहाँ हमारे दो कैटेगरी हो जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और स्वास्थ्य, हेल्दी। तो हम यहाँ पर पहले एजुकेशन को लेते हैं कि एजुकेशन जो है वो किसी भी, अगर देश के नागरिक ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, अच्छे स्किल्ड होंगे, स्किल्ड यानी उनका वो कार्यकुशलता होगी उनमें, फिज़िकल और मेंटल, यहाँ दोनों तरह की जो है उनमें
आ जाती है। स्किल्ड यानी कि आप हुनर की तरफ आ जाता है, और मेंटली अगर है तो एजुकेटेड कितना है। तो इसके लिए सरकार, अगर ऐसे व्यक्ति होंगे तो नेशन की जो है ग्रोथ अच्छी होगी, विकास होगा देश का। और हम आज आप देखते हैं विकसित और अविकसित देश, कई देश बहुत आगे निकल चुके, उनकी राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है, कई देश जो है गरीब हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से कि वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्थ और एजुकेशन यानी एजुकेशन पे उनका ज़्यादा जोर है। ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं, तो वो देश की आय में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए सरकारें भी काफ़ी कदम उठाती हैं, जैसे कि आप भारत में देखो सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, मिड डे मील योजना जिससे कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे जोर है, और नए नए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कॉलेजेस हैं। नवोदय विद्यालय आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय, वो इसी श्रेणी में खोले गए स्कूल हैं जो कि रिमोट एरियाज़ तक जो है एजुकेशन का प्रसार कर सके। उसके बाद जो है बुज़ुर्गों या दूसरे लोगों के लिए भी लिटरेसी लेवल बढ़ाने के लिए भी कई ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट खोलती है। और वो स्पेशल महिलाओं के लिए विद्यालय, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले जो लिटरेसी रेट कम है, तो उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर हम लिटरेसी वाइज देखें तो देखिए कि 1951 से जब देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ 18% लोग जो है हमारे देश में एजुकेटेड थे, जबकि 2011 की गणना के अनुसार देखें तो 74% लिटरेसी रेट हमारे देश में था। ऐसे ही मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट भी जो है वो मेल्स का 6.6% ज़्यादा है फीमेल से। अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में भी डिफरेंस है। अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में लिटरेसी रेट जो है रूरल एरिया से 16% ज़्यादा है। वैसे हम मानते हैं कि केरला जो है पूरे देश में 93.9% जो है उसमें लिटरेसी रेट है, लेकिन केरला से भी आगे है आपका त्रिपुरा। आप पूर्व में देखो, त्रिपुरा राज्य सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पर है, 94.404% वहाँ पर लिटरेसी रेट है। तो ये दिखाते हैं कि ज़्यादा लिटरेसी रेट का मतलब है कि वहाँ के लोग ज़्यादा समझदार, ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा जो है अच्छे देश की जनसंख्या में, देश के उत्पादन में वो ज़्यादा अच्छी तरह योगदान देंगे। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी कहते हैं ना, इस एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा विराजमान होती है। तो अच्छा शरीर है होने के साथ साथ अच्छा दिमाग हो, और अच्छा दिमाग के साथ अच्छा शरीर हो तो बहुत ही जो है मानव जो है बहुत ज़्यादा विकास करेगा ज़्यादा लंबे समय तक। हेल्दी पॉपुलेशन यानी कि हमारी एसेट ज़्यादा होंगे और लाइबिलिटीज़ कम। ठीक है, तो इसके लिए सरकार भी प्रयास करती है। सरकार ने, ताकि देश की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हो, तो अधिक से अधिक हॉस्पिटल्स खोलना, हेल्थ केयर सेंटर करना, फ्री हेल्थ चेकअप प्रोग्राम करना, मेडिकल कैंप्स लगाना। आप इसको अभी कोरोना पीरियड के दौरान ही देख रहे हो कि किस तरह सरकारें जो है देश के लोगों को महामारी से बचाने के लिए या किसी भी तरह से बीमारियों से बचाने के लिए किस तरह गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम्स चलाती है। अब हम आते हैं दूसरी एक देश की जो इन हेल्थ और एजुकेशन के अलावा एक समस्या है कि एक आदमी हेल्दी भी है, एजुकेटेड भी है, लेकिन नेशनल इनकम तब हमारी कम हो जाती है या देश विकास तब नहीं कर पाता अगर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद वो बेरोज़गार रह जाता है। तो इससे भी हमारे देश को एक तरह की लाइबिलिटी हो जाती है। वो एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो देश की एक लाइबिलिटी होता है। अब ये हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोज़गारी जिसे हम कहते हैं। बेरोज़गारी क्या होती है? क्या आपकी मम्मी घर में काम कर रही है तो क्या वो बेरोज़गार है? वो उसके बदले में कोई पैसा नहीं ले रही काम के बदले में, तो क्या हम उसे बेरोज़गार कहेंगे? नहीं, वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से जो है उस काम का पारिश्रमिक नहीं लेना चाहते, तो उन्हें हम बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। बेरोज़गार वो होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्वस्थ हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। चाहे इसे गवर्नमेंट की स्कीम्स की जो है लूप होल कहा जाए, या स्ट्रक्चरल का जो देश में ढांचा है उस वजह से, या किसी समस्या की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जबकि आदमी चाहता है काम करना, लेकिन उसके मन मुताबिक काम उसे नहीं मिल पाता। इसको हम
ये वॉलंटरी और अनवॉलंटरी, ये दो कंडीशन होती हैं इसमें। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें, 3 तरह की भारत में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। पहली है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोज़गारी। दूसरी डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और फिर उसके बाद एजुकेटेड जो है बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ये पहली जो 2 तरह की बेरोजगारी हम देखते हैं वो गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। सीजनल यानी कि किसान के तौर पे आप देखो कुछ दिनों कुछ महीनों जो है जब फसल का सीज़न नहीं होता उस समय वो खाली बैठा रहता है, उसे हम सीजनल बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक खेत में मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग जो है 100 कुंटल गेहूँ उगाते हैं। अगर उसी खेत में, सेम आकार के खेत में 7 लोग काम कर रहे हैं और वही 100 कुंटल गेहूँ उग रहा है, तो यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हुई है। मतलब जहाँ 5 लोग कर रहे हैं वहाँ पर 7 लोग कर रहे हैं उस चीज़ को, तो 2 लोग तो कोई प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं रहे। वो काम तो 5 लोग भी वही 100 कुंटल उगा रहे हैं और 7 लोग भी वो, यानी कि 2 व्यक्ति जो हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी दर्शाते हैं। मतलब वो देखने में तो लगते हैं कि वे भी रोजगार में शामिल है, वो भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रोडक्शन उसमें नहीं हो पाता। ये एजुकेटेड बेरोज़गारी शहरों में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ लोग पढ़ लिख कर जो है काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता, मन मुताबिक काम नहीं मिल पाता। तो ऐसे जब बेरोज़गारी होगी तो यहाँ कई तरह की समस्याएं देश में उठेंगी। पहला तो है कि मानव संसाधनों का ह्रास होता है। मानव संसाधन जिसे हम बहुत अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो देश विकसित हो सकता है, और अगर वही बेरोज़गार रहेंगे तो वो देश पे बोझ ही रहेंगे, और उससे उन कई तरह की उनमें समस्या आएगी, जैसे कि उन्हें मतलब निराशावादी हो जाएंगे, होपलेसनेस आएगी, सुसाइड तक का, या क्राइम के बारे में सोचेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर जिसे हम कहते हैं, या वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे तरह के तरीके अपनाएंगे। फिर पावर्टी से गरीबी भी आती है कि बेरोजगार रहेंगे तो संसाधनों के लिए वो जुटा नहीं पाएंगे फिर रोज़मर्रा की चीज़ें, और परिवार गरीब रह जाएगा, और देश की इससे जो है वो विकास भी रुक जाता है। और इसके बाद इसी तरह दूसरी समस्या आती है कि काम तो करेंगे, अगर उन्हें मिल भी जाएगा, मान लो कोई बहुत अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, ज़्यादा पीएचडी है, एमफिल है या इंजीनियर है, और उन्हें रोज़गार उनके मन मुताबिक नहीं मिल रहा, तो वो कोई छोटा मोटा रोज़गार करेंगे, लेकिन वो मन से खुश रहेंगे, उस रोज़गार में अपना पूर्णतः नहीं दे पाते वो, क्योंकि उनका मन उस छोटे काम को करने के लिए नहीं है। तो इस तरह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी देश में जो है प्लानिंग, सरकार द्वारा प्रयास, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे जो हेल्दी नागरिक हैं, एजुकेटेड नागरिक हैं, वो अगर देश के विकास में सहायता करेंगे या देश में विकास में देंगे, अपना योगदान देंगे, तो देश विकसित होगा। इट्स नॉट द वेल्थ बट मैन कैन मेक ए नेशन वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद।